हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संघर्ष आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारा जो इतिहास प्राचीन हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है या सीरीज चल रही है, उसकी अगली कड़ी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ताम्र पाषाण युग के बारे में। ताम्र पाषाण युग क्या था, ताम्र पाषाण कालीन जो संस्कृतियाँ थी उसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ इससे पहले पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के वीडियो हमारे सारे लेक्चर देख चुके होंगे। आपको सारी क्रमिक तरीके से एक प्रोसेस के जरिए किस तरह से समाज डेवलप होता है, वहाँ की संस्कृतियाँ डेवलप होती है, किस तरह के वहाँ के राजनीतिक व्यवस्थाएँ हम एक क्रमिक तरीके से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यदि आप स्टार्टिंग से वीडियो देखते हैं, मानव के विकास में थोड़ा बहुत हमने बताया है। इसके बाद फिर हमने पूर्व पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल की जो निम्न पूर्व पाषाण काल है या मध्य पूर्व पाषाण काल है, उच्च पूर्व पाषाण काल है, किस तरह से बड़े पत्थरों से फिर छोटे पत्थरों को, फिर छोटे पत्थरों से फिर उनका उस मानव का नुकीला पत्थर, फिर किस तरह से कृषि का विकास होता है। नव पाषाण काल में पहिए की खोज होती है, चाक से मृदभांड बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, बड़े बड़े बर्तन बनाए जाते हैं, अस्थाई मानव का विकास होता है, अस्थाई गांव का विकास होता है। इन सब हम नवपाषाण कालीन के, नवपाषाण कालीन की अगली कड़ी जब नवपाषाण काल खत्म होता है, उस समय धातु से वो परिचित हो जाता है। जो धातु होती है वो तांबा होती है, ताम्र होता है, कापर होता है। वही उन्हीं सब बस्तियों में से एक नई बस्ती आती है, एक नया सभ्यता, नया युग आता है, जिसको हमारे इतिहासकारों द्वारा, विद्वानों द्वारा कहा जाता है ताम्र पाषाण कालीन। ठीक है, ताम्र पाषाण कालीन मीन्स होता है पत्थर के साथ साथ तांबे का यूज करना, साथ साथ तांबा और पत्थर दोनों मिक्स करना। इसके साथ जो भी उपकरण बनाए गए हैं, जो भी औजार बनाए गए, उन सब औजारों के बारे में जानकारी हासिल करना, वहाँ के समाज के बारे में जानकारी हासिल करना, उनके जो स्थल है, कहाँ तक उनका विस्तार था, साम्राज्य कैसा था, भौगोलिक क्षेत्र कहाँ तक थी, इन सब के बारे में हम ताम्र पाषाण कालीन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इनकी विशेषता क्या थी, किस तरह नवपाषाण कालीन या उससे पहले वाले जो काल थे किस तरह भिन्न है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। यदि आपने पहले वीडियो देख चुके हो तो बहुत आसानी तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस तरह से भिन्न थी। बट हम थोड़े से एक झलक दिखा देंगे कि किस तरह से भिन्न थी। ठीक है, चलिए बोर्ड पर देख, आपको समझ में आ रहा होगा या स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट ये है कि मेरी कोशिश है कि हम स्पष्ट शब्दों में बात करें, जिससे आपको सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें समझ में आ जाए। और यदि जो बिगिनर हैं या कोई स्टार्टर इस वीडियो को देखता है तो वो स्लो में देखे, यदि कोई रिवीजन के तौर पे वीडियो को देखे तो स्पीड यूट्यूब के डबल कर ले। ठीक है, और लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमें थोड़े से पोटेंशियल मिलती है, मोटिवेट मिलता है कि हम सही दिशा में सही काम कर रहे हैं। यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट चीज़ें चल रही है, कोई पैसे देने का ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे कि उन बच्चों को सही चीज़ें मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, जिन्होंने एक फ्री ऐसा प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं, जो दूर दराज के हैं, गाँव में हैं, जिनके सपने हैं ऑफिसर बनने का। तो हमारी कोशिश है, यदि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देते हैं तो हम अच्छे वीडियो बनाएंगे कि इससे बारे, अगर जिस वीडियो को हमारे देखेंगे, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रीलिम्स या मेंस के भी पर्पज़ से हम क्वेश्चन यहाँ पे बताएंगे। बाकी हमारा प्लेटफॉर्म है जो संघर्ष आईएएस है, आप एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चलती है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और हम लोग फ्री में हो सकता है, यदि आप लोगों का प्यार अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा, यूट्यूब पे चला, तो हम फ्री में अपने प्लेटफॉर्म पर भी लाइव क्लासेस फेस टू फेस आपको
वहाँ पे भी फाउंडेशन या फिर क्रैश कोर्स लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, आप हमसे जुड़े रहिए, हम बहुत जल्दी ऐसे इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे, हर एक चीज़ पे आपके बात करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं सामने। जो हमारा अगला टॉपिक है ताम पाषाण कालीन, हमने नवपाषाण काल में पढ़ लिया था क्या क्या विशेषताएं थी, वही विशेषताएं यहाँ पे देखने को मिलती है, बट थोड़ी सी डिफरेंस। यहाँ पे धातुओं से परिचित है, वहाँ पे धातुओं से लास्ट में परिचित हुए थे। ठीक है, यहाँ जो विशेषताएं हैं ताम पाषाण कालीन की, ये है पत्थर का साथ साथ ताम्र का प्रयोग। ग्रामीण बस्तियां थी यहाँ की भी, यहाँ पे भी पक्की ईंट का प्रचलन नहीं था, हालांकि लोग पक्की ईंटों से परिचित थे, क्योंकि ये ताम्र पाषाण कालीन जो बस्तियां हैं ये इंडस सिविलाइजेशन सिंधु सभ्यता के समकालीन भी है, उसके पूर्व भी है और उसके बाद के भी स्थल प्राप्त हुए हैं। तो इंडस सिविलाइजेशन कि यदि हम कालक्रम के अकॉर्डिंग देखें तो इंडस सिविलाइजेशन ताम्र पाषाण कालीन से पहले की भी उसके कई सारे स्थल हैं, और ताम्र पाषाण कालीन के जो पूर्व के स्थल थे वो बहुत कम प्राप्त हुए हैं, बट उसके समकालीन उसके बाद के स्थल ज़्यादा ताम्र पाषाण कालीन के प्राप्त हुए हैं। ये कहा जा सकता है एक दूसरे के समकालीन थे, या इंडस सिविलाइजेशन के परवर्ती काल में ये स्थल ज़्यादा अपने आप के चरम पे थे, या इनकी संस्कृतियाँ कुछ ज़्यादा थी। ये कह सकते हैं कि कई जगहों पर ऐसे, जैसे दैमाबाद है जो स्थल है, ये ताम्र पाषाण कालीन स्थल भी है और इंडस सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता के भी स्थल है। तो वहाँ से दोनों प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, ताम्र पाषाण कालीन की भी और इंडस सिविलाइजेशन। इस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि यहाँ की जो ये ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ थी एक दूसरे के समकालीन चल रही थी, क्योंकि कांसे के कई वहाँ पे वस्तु, तांबे के भी वस्तु प्राप्त हुए। ओके, हम देखेंगे यहाँ पे जो मृदभांड पाए गए थे, मृदभांड स्टार्टिंग हम देखे थे कि मध्य पाषाण काल में चौपानी मांडो, इसके बाद नवपाषाण काल के कई जगहों पर चौपानी मांडो में भी मध्य पाषाण पाषाण काल के मृदभांड पाए गए थे। मृदभांड जो होते थे स्टार्टिंग में वो हाथ से बनाए जाते, फिर चाक से बनाए गए, चाक से मृदभांड बनाए जाते थे तो फिर उसमें कलर किए जाते थे कि लाल और ब्लैक टाइप के, गेरुए टाइप के। तो बाद में जैसे जैसे इनकी टेक्नोलॉजी या टेक्निकल चीज़ें, तकनीकी विकास हुआ, तो अब ये मृदभांडों पर चित्र बनाने लगे, वहाँ पे पिक्चराइज करने लगे कि चित्र बनाकर, जैसे जब मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे चाकों पर, तो वहाँ पे चित्र बनाया जाए जिससे खूबसूरती और उसमें चमक आ जाए। इस तरह के मृदभांड यहाँ पे ताम्र पाषाण कालीन में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट कृषि पशुपालन के साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त हुए। यहाँ पे बहुत सारे कृषि के साक्ष्य, जैसे क्रॉप्स जो हैं, गेहूँ हो गए, बाजरे हो गए, जौ हो गए, इस तरह के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। ताम्र पाषाण कालीन के कई सारे स्थल ऐसे हैं जहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे पशुपालन के भी साक्ष्य, गाय हो गई और अन्य जो पालतू पशुएं होती हैं उनका भी यूज किया जाता था। ओके, और हड़प्पा के पूर्व समकालीन हमने बता दिया कौन सा स्थल किस तरह से है। ये हड़प्पा के पूर्व भी थी, इनके कुछ स्थल समकालीन भी थे और बाद में थी, इनके स्थल थे ताम्र पाषाण कालीन के। जो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंस सारी चीज़ें प्राप्त होती थी पत्थर के, जैसे हमने बताया था क्वार्टजाइट पत्थर स्टार्टिंग में पूरा पाषाण काल में यूज किया गया। धीरे धीरे पत्थरों का जो अच्छे पत्थर थे, जैसे ब्लेड संस्कृतियाँ बनती थी, या उसके बाद फलक की ब्लेड संस्कृतियाँ, फिर या मध्य पाषाण काल के जो माइक्रोलिथिक छोटे छोटे पत्थर होते उनका उपयोग किया जाता था। आर यू गेटिंग? तो अब यहाँ पे भी पत्थर का यूज तो किया जा रहा है, तांबे का भी उपकरण प्राप्त हुए, और अच्छे जो ये क्वार्टजाइट है, या तो फिर आपका कार्नेलियन टाइप के स्टेराइट टाइप के पत्थर होते हैं, उनसे उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस तरह के उपकरण बनाए जाते थे, मनके बनाए जाते थे। मनके मीन्स एक प्रकार का जो आभूषण के रूप में, माला के रूप में लोग पहनते थे, तो इस पत्थरों के बनाए जाते थे, मोतियों के बनाए जाते थे, इस तरह के होते थे। इंडस सिविलाइजेशन में हम बहुत सारे मनके की बात करेंगे, वहाँ पे किस तरह के लोग अपने सौंदर्य में यूज किया जाता था, उनके गले में पहनते थे मनके। ठीक है,
और हम बात करते हैं इनके जो स्थल प्राप्त हुए हैं ताम्रपाषाण कालीन के। तो इनके स्थल लगभग ओवरऑल बात करूं तो इंडिया में हर जगह प्राप्त हुए हैं, या दक्षिण भारत की बात करूं या दक्षिण पश्चिम, ये राजस्थान गुजरात वाले क्षेत्रों के आसपास इधर साइड, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, बिहार के क्षेत्रों में, बंगाल के क्षेत्रों में, हर एक क्षेत्रों में इनके ताम्रपाषाण कालीन पाए गए स्थल। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है उसी स्थल के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्थल हैं, हजारों स्थल के बारे में जानकारी रखना हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं है। हमारा मेन मकसद है, हमारा मेन उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन हो। तो हमारी कोशिश ये है कि हम उतना पढ़ाएं जिससे एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई करें। विद्वान बनना है तो क्वालिफाई करने के बाद आप विद्वान बनिए। आप एक एक टॉपिक पे आप हजारों बुक मिलेंगे। बहुत बड़े बड़े इतिहासकारों ने एक एक टॉपिक पे कई सालों रिसर्च करके और बहुत सारे पब्लिक किए हैं वो पेपर, बुक्स पेपर, तो आप पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए उपयोगी होगी। तब अभी आपका सही हमारा कोशिश है सही डायरेक्शन है, मिस गाइड ना करें, फालतू चीज़ें ना पढ़ाएं, वही पढ़ाएं जो आपके एग्ज़ाम में हो, जिससे आप जल्दी रिवीजन करें, आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, अपने टारगेट को प्राप्त करें, अचीव करें, आपका उज्जवल भविष्य हो इन सब पे। ठीक है, तो हम देखते हैं गंगा यमुना के दोआब के क्षेत्रों में पाए गए थे इसके स्थल। पूर्वी भारत में बिहार और पश्चिम बंगाल उड़ीसा के क्षेत्रों में, दक्षिण भारत के कर्नाटक में वहाँ पे पाए गए हैं, आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु क्षेत्रों में, और दक्षिण पूर्व राजस्थान में, जो कि एक संस्कृत के रूप में जानी जाती है, आहार संस्कृति, बनास संस्कृति। बनास संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो ताम्रपाषाण कालीन कैल्कोलिथिक जो स्थल प्राप्त हुए हैं ये बनास नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे बनास संस्कृत भी कहा जाता है। इनके अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट दिए हैं। डेट से आपको समय से बहुत ज़्यादा मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किताबों का अलग अलग लेना देना है। हम अथेंटिक किताबों से एक डेट लिख लिए हैं, बहुत ज़्यादा आपको जाना नहीं, इसके बाद डेट को लेकर मतभेद करना है या किसी प्रकार। ठीक है, 2000 से 1400 BC के आसपास आठ संस्कृतियाँ थी। इम्पोर्टेंट जो स्थल थे वो बालाथल थे और गिलुंद थे, आहाड़ थे, और बहुत सारे स्थल थे यहाँ पे जो दक्षिण पूर्व राजस्थान में। बट हमने 3 इम्पोर्टेंट जो स्थल है जहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछ सकता है वही है। ठीक है, वैसे तो हम पीटी की बात कर रहा हूँ। पीटी में आजकल छोटे एग्जामों में खास करके यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है स्थल से। ताम्रपाषाण कालीन का स्थल कौन कौन से है, गिलुद है या आहाड़ है, कौन सी संस्कृति अंतर्गत आते हैं, आहाड़ संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, या मालवा, कायथा या जोरवे संस्कृति, ऐसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं। बट हम थोड़ी सी इनके जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं उनमें क्या प्राप्त हुए, कैसी चीज़ें प्राप्त हुई जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, हम उस पर चर्चा करें। ठीक, नेक्स्ट है पश्चिम मध्य प्रदेश में मालवा और कायथा संस्कृति। मालवा संस्कृत है और कायथा संस्कृत है, जिसका काल है 2000 से 1820 के आसपास। पश्चिमी महाराष्ट्र में जुर्वे संस्कृत है, जिसका काल है 1400 से 700। तो यहाँ पे कौन कौन से स्थल मालवा संस्कृत के अंतर्गत आते हैं? एरड़ आता है, नागदा आता है, मालवा आता है, नवदा टोली आता है, कायथा आता है। ये 5-6 जो स्थल हैं इसके इम्पोर्टेंट है, वही स्थल हम लिखें जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछने की संभावना रहती है, चाहे यूपी PCS हो, स्टेट का अदर PCS हो, BPSC हो, MP PCS हो, राजस्थान PCS हो, या कोई अन्य एग्जाम हो, SSC हो, या छोटे एग्जाम किसी की बात करूं तो डायरेक्टली स्थान के नाम पूछता है और वो किस संस्कृति से बिलोंग करती है, ऐसे डायरेक्टली पूछता है। तो हम ज़्यादा स्थलों को यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। बाकी यदि आपको ऑप्शनल में पढ़ना चाहते हैं या मैपिंग में हम कराएंगे इसके हिस्ट्री के, तो वहाँ पे अन्य जो स्थल हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, हमारी कोशिश है कि ये वीडियो जो भी बनाया जाए उसमें
उतना दिया जाए जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए मेन बहुत ज़्यादा उपयोगी हो। ये नहीं है कि फिजूल में आप टाइम अपना खर्च करें और उससे कुछ ना मिले। ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पे नहीं आए, सही डायरेक्शन देने आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति के अंतर्गत जो भी स्थल आते हैं, धैमाबाद आता है, नेवासा आता है, प्रकाश आता है, चंदौली आता है, सोनगांव आता है, नासिक आता है, इनाम गांव आता है। ये स्थल है इम्पोर्टेंट। इसमें इन सब स्थलों में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, उपकरण प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। और बाकी आपको स्थान की इनके जानना जरूरी है। और अगर कभी भी इन जो इम्पोर्टेंट स्थल हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत कभी पूछता है तो आप उतनी जानकारी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन गलत करके न आए और न छोड़ के आए। ओके, ठीक है। बालाथल में ये यहाँ पे पत्थर और तांबे का उपकरण प्राप्त हुए थे और बहुत सारे प्राप्त हुए थे। आपको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट हमने बता दिया, इतना बहुत। गिलुंद इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। गिलुंद संस्कृति जो बनास आहड़ की संस्कृति के अंतर्गत आती है। यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी के मकान प्राप्त हुए हैं और कहीं कहीं पक्की ईंट की भी कुछ ऐसे ईंट प्राप्त हुए हैं। ये हम नहीं कह सकते, इससे इतिहासकारों द्वारा, विद्वानों द्वारा इतना अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि यहाँ पे पक्की ईंट के मकान बनते थे या बहुत व्यापक पैमाने पर यूज किया जाता था पक्की ईंटों का। हाँ, कच्ची ईंटों का यूज किया जाता था और लकड़ियों के मकान बनते थे। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे यूज की जाती थी। तांबे के टुकड़े प्राप्त हुए गिलुंद से। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम आहार संस्कृतियों में, जिसको ताम्रवती, क्योंकि तांबे की मात्रा ज़्यादा प्राप्त होने के कारण से ताम्रवती कहा जाता था। ठीक है, आहार संस्कृतियों में। तो आहार संस्कृतियों में कपड़े की छपाई के लिए ठप्पे प्राप्त हुए, रंगाई छपाई उद्योग विकसित हुआ था आहार संस्कृतियों में। यहाँ पे तांबा ज़्यादा प्राप्त होने के लिए तांबे गलाने का यूज किया जाता था। यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी। ठीक है, तांबा व्यापक पैमाने से यूज किया जाता था। मकान बनाए गए हैं जो पत्थरों से के चार दीवारी से गिरे हुए हैं, ऐसे साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं आहार से। और यहाँ के जो मृदभांड है, मृदभांड में सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। बाय द वे, अगर पूछता है कभी कि सफ़ेद रंग से किस मृदभांड में, किस संस्कृतियों में ऐसा मृदभांड पाया गया है जहाँ पे सफ़ेद रंग की चित्रकारी की गई, तो आप लोग बिल्कुल बेहिचक आप बताएंगे कि आहार संस्कृति है। ताम्रवती डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछ लिया है, ताम्रवती किस स्थान को, किस स्थल को कहा जाता था, तो आप आहार संस्कृति जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको लगेगा कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है और आने की जो संभावना है वो यहीं तक है। ठीक है। मालवा संस्कृति में एरड़ इंपॉर्टेंट है, एरड़ संस्कृतियाँ होती हैं। नागदा एक स्थल है, ये भी काफ़ी। मालवा मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर उत्कृष्ट कोटि के मृदभांड प्राप्त हुए हैं मालवा से। तरका तकली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वृषभ का एक मूर्ति प्राप्त हुई है, वृषभ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है यहाँ पे। ठीक है, मालवा से। नेक्स्ट स्थल है नौदा टोली, जो इम्पोर्टेंट है, हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अनाजों के कई किस्म नौदा टोली से प्राप्त हुए हैं, अनाजों के किस्म और ढेर प्राप्त हुए हैं यहाँ पे। जिस तरह से हमने बात किया, अनाज के जो जौ हैं या फिर गेहूँ हैं, बाजरा है, इस तरह के, या फिर दाल हैं, तो यहाँ नौदा टोली से कई प्रकार के अनाजों के किस्म प्राप्त हुए हैं। ग्रामीण बस्तियाँ, सबसे बड़ी ग्रामीण बस्तियाँ नौदा टोली से प्राप्त हुई हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बन सकती है कि सबसे बड़ी ग्रामीण बस्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, ये नौदा टोली से प्राप्त हुई हैं। आर यू गेटिंग? ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं नौदा टोली का। जो ये स्थल के खोज किए हैं, यजदी संकालिया द्वारा खोज किया गया था। ठीक है, और मृदभांड लाल और काले रंग के जामती आरेख उत्कीर्ण किए गए। यहाँ के जो मृदभांड थे लाल और काले, वहाँ पे जामती प्रकार के चित्रकारी आरेख उत्कीर्ण किए गए। जामती मीन्स जैसे आप देखते हैं कि त्रिभुज होता है और आपका पैरेलल आकार का, या त्रिभुज, चतुर्भुज, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ऐसे वहाँ पे चित्रकारी की गई होगी। ठीक है, कैथा संस्कृति या कैथा स्थल के बारे में,
ये हड़प्पा के संस्कृतियों के समकालीन माना जाता है। यहाँ पे हड़प्पाई लक्षण प्राप्त हुए हैं, कांसे की चीज़ें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह से कैथा में भी माना जा सकता है हड़प्पा सभ्यता जो थी इंडस सिविलाइजेशन की, ये एक दूसरे के समकालीन पैरेलल चल रही थी, ठीक है। यहाँ पे ताम्र प्रसार, बट ये कहा जा सकता है कि ये ज़्यादा ताम्र प्रसार की जो स्थल थे वो ज़्यादा विकसित नहीं थी, बट जिस हिसाब से देखा जाए ये ग्रामीण सभ्यता ताम्र प्रसार काल की थी। बट जो इंडस सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मैक्सिमम शहरीकरण थी। वहाँ पे हर एक व्यवस्थाएं क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित तरीके से थी। वहाँ पे टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई थी। ये कहा जा सकता है कि ताम्र प्रसार कालीन के लोग हड़प्पा कालीन की जो वस्तुएं थी या हड़प्पा कालीन की जो भी टेक्नोलॉजी वहाँ से अछूते तो नहीं होंगे, बट हाँ हो सकता है कि उसका भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए कांस्य युगीन तांबा में टीन मिलाकर कांसा ब्रॉन्ज नहीं बना पाते होंगे। ब्रॉन्ज एक मजबूत धातु होती थी, जिस हिसाब से हड़प्पाई लोगों ने बनाया या इंडस सिविलाइजेशन के लोग सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यताओं को लोग कांसा ब्रॉन्ज का उपयोग भरपूर मात्रा में करने के कारण से कहीं ना कहीं वो अपने जो उपकरण थे, जो उनके बनाने की प्रक्रिया थी, वो काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। तांबा थोड़े कमज़ोर होते हैं, इस हिसाब से हो सकता है इनका विकास उतना डेवलप नहीं हुआ, शहरीकरण ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो पाया, ग्रामीण ही सभ्यता यहाँ पे ज़्यादा व्याप्त थी, ठीक। कैथा से तांबे के 29 कंगन प्राप्त हुए हैं और बहुत सारी और चीज़ें प्राप्त हुई हैं। जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने बता दिए, ठीक है। बाकी अथाह सारे इसमें नॉलेज अगर चाहिए तो आप बहुत सारे बुक मिल जाएंगे, लेकिन हमें वो चीज़ पढ़ना, हमारा मेन मकसद है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हमें वो बताने के लिए आए हैं, ठीक है। हर एक टॉपिक पे आप पे रिसर्च पीएचडी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यार। अगर एक चीज़ एक कोई हम ये बात करो, एक शब्द पे आप रिसर्च कर सकते हैं। मान लीजिए ऊर्जा है, ऊर्जा के अगर बारे में जानकारी हासिल करना स्टार्ट करेंगे ना, उसका और छोड़ नहीं। उसी के चक्कर में आइंस्टीन जैसे महान विद्वान, महान वैज्ञानिक अपनी पूरी ज़िंदगी खत्म कर लिया। तो ये आप यहाँ पे अपना विद्वत्ता या अपनी जो एक नॉलेज है बहुत ज़्यादा विस्तार तो करिए, लेकिन इतना ना विस्तार करिए कि एक ही क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नॉलेज ग्रहण कर लिया, अन्य क्षेत्रों को आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच करना है, एक दूसरे के इंटरलिंक करना है, चीज़ों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। चीज़ों को समझने के साथ उसके जो फैक्चुअल चीज़ है किस तरह से एक दूसरे के इंटरलिंक करके अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से स्पष्टीकरण द्वारा, पर साक्ष्यों द्वारा, एविडेंस द्वारा आप रख सकते हैं, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन हो आप बेहतर तरीके से रखेंगे, उसके आंसर अच्छा रखेंगे तो आप अच्छे मार्क्स पाएंगे, आप जरूर सफल होंगे किसी भी एग्जाम में, चाहे स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी। आर्गेटिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं जुर्वे संस्कृतियाँ। यहाँ दैवाबाद इम्पोर्टेंट है, जो इंडस सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा सभ्यता या ये सिंधु घाटी सभ्यता इसके समकालीन थी। दैवाबाद, ये दोनों स्थल एक प्राप्त हुए हैं दैवाबाद से, कि हड़प्पा सभ्यता या इंडस सिविलाइजेशन के भी स्थल प्राप्त हुए और ताम्र प्रसार कालीन के भी स्थल प्राप्त हुए दैवाबाद। यहाँ से कांसे के रथ प्राप्त हुए हैं और सबसे बड़ी ताम्र प्रसार कालीन बस्ती प्राप्त हुई जो 20 हेक्टेयर के आसपास है दैवाबाद से, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत सारे यहाँ पे दैवाबाद से बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए हैं। इतनी ज़्यादा जानकारी आपको हासिल नहीं करना, इतना जानना है कि ये किस लिए फेमस है, क्या इसके थे मुख्य महत्वपूर्ण चीज़ें हम बात कर लें। नेक्स्ट है नेवासा स्थल। नेवासा ये महाराष्ट्र में, ये सब सारे महाराष्ट्र में पड़ते हैं, ठीक है। नेवासा जो स्थल है महाराष्ट्र में पड़ता है। हम इन सारे स्थलों को जब हिस्ट्री का मैपिंग वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे, एक एक करके वहाँ पे फिर से रिवीजन करा देंगे। अभी हम मैप से आपको नहीं, लेकिन बस कहाँ स्थल किस राज्य में प्राप्त है वो हम एग्जैक्ट बता दे रहे हैं, ठीक है। नेवासा से कपास और पटसन के साक्ष्य प्राप्त हुए। कपास आप पता है कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है, ठीक है। तो काली मिट्टी में क्या होता है, कपास की मात्रा उत्पादन ज़्यादा होता है। तो बरसों पहले होता था, आज भी है। बरसों पहले वही मिट्टी थी, आज भी वही मिट्टी, तो आज भी कपास की मात्रा ज़्यादा उत्पादन होता है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में कपास का यूज़ करते होंगे वो अपने वस्त्र बनाने के लिए, तरह तरह की चीज़ बनाने के लिए। प्रकाश के बारे में बस खाली याद कर लीजिए, यह स्थल है, इसके बहुत
कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं थी इसलिए नहीं लिखे। चंदौली के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं थी, बस स्थल जान लीजिए। चंदौली, सोनगांव, नासिक, इन सब के बारे में। इनाम गांव के बारे में इम्पोर्टेंट है इसलिए हमने इनाम गांव, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बस्ती थी इनाम गांव, ठीक है। यहाँ से टेराकोटा की मिट्टी के बनाए हुए खिलौने इस तरह के प्राप्त हुए हैं काफ़ी सारे, जिसे टेराकोटा कहा जाता है। किलेबंदी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि कोई जो बस्तियां हैं वो किलेबंदी थी, ठीक है। वर्ग विभाजन के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। वर्ग विभाजन मतलब कि राजा प्रशासक अलग होता, कलाकार अलग जगह पे होता था, सैनिक अलग होते थे। तो यहाँ पे जो इनाम गांव है यहाँ से वर्ग विभाजन के साक्ष्य देखने हुए हैं। मात्र देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है, तो ये माना जा सकता है कि ये लोग अब धीरे धीरे इनका धार्मिक कल्चर भी अपनाने लगे। विभाजन, रीति, नातेदारी, रिश्तेदारी, ये तो पहले से स्टार्ट, धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, जैसे जैसे इनका इन्वायरमेंट चेंज हुआ, तो अपने आप को उस तरह से इनका ब्रेन का सूझबूझ, समझने, क्रिएटिविटी, इनकी जो सृजनात्मक नई चीज़ें सोचने समझने, रचनात्मक करने की जो प्रवृत्ति हुई, बढ़ी, तो इन्होंने धीरे धीरे अपना समाज डेवलप किया, एक सभ्य समाज की ओर बढ़ने लगे। टेक्नोलॉजी बनी, तकनीकी का जब विकास हुआ तो इनका और व्यापक पैमाने पर जनसंख्या और बढ़ी, खाद्यान्न का जो आपूर्ति होने लगी अनाजों से, मतलब कृषि से, इस तरह के, ठीक है। तो औजार जो होते थे अब नुकीले बनने लगे, तो इनको हल चलाना या खेती को जुताई करना, बुआई करना, गुड़ाई करना, निराई करना, रोपाई करना आसान हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे उपकरण, स्टार्टिंग क्या थे, बड़े पत्थर थे, उस तरह के उपकरण नहीं थे, तो कृषि को संभावना कम थी ना। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, इनके विकास हुए, तो वैसे वैसे इस तरह की थी, ठीक है। ये जितने इम्पोर्टेंट स्थल थे हमने बात कर लिए, एक बार हम रिवीजन करा देते हैं फटाफट स्थलों। ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति के अंतर्गत जो स्थल प्राप्त हुए हैं, गंगा यमुना के दोआब में, ठीक है, गंगा के ऊपरी भाग में भी प्राप्त हुए हैं, पूर्वी भारत में, दक्षिणी भारत में। एक इम्पोर्टेंट बात है, जो दक्षिणी भारत के लोग जब उनकी मृत्यु होती थी तो उनको दफनाया जाता था, तो वहाँ पे पूर्व पश्चिम की तरह करके दफनाया जाता था, और पश्चिमी महाराष्ट्र में जो दफनाने की प्रक्रिया थी वो उत्तर दक्षिण की तरह करके दफनाया जाता था। ये डिफरेंस देखने को, और उत्तर में अलग अलग तरह के समाधान होता था वहाँ पे जो भी दफनाए जाते थे आंशिक रूप से इस तरह के होते थे, ठीक है। पूर्व में डिफरेंट टाइप से देखने को मिला है ताम्रपाषाण कालीन के स्थलों में, ठीक है। आहड़ संस्कृति के बारे में, दक्षिण भारत हुआ, दक्षिण पूर्व राजस्थान में आहड़ संस्कृतियाँ थी, पश्चिम बंगाल में मालवा कायथा संस्कृतियाँ थी, और पश्चिमी महाराष्ट्र में जुर्वे संस्कृतियाँ थी। इम्पोर्टेंट है पश्चिमी महाराष्ट्र जुर्वे संघ के अंतर्गत तैमाबाद, नेवासा, प्रकाश, चंदौली, सोनगांव, नासिक, इनाम गांव, ये इम्पोर्टेंट स्थल है। मालवा के अंतर्गत एरड़ थे, नागदा, मालवा, नौदा टोली इम्पोर्टेंट थे। इम्पोर्टेंट कायथा, ये इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण स्थल थे। इन सब बालाथल, गिलूद, आहड़, ये आहड़ संस्कृति के अंतर्गत इम्पोर्टेंट स्थल थे। बाकी हमने सारी बातें विशेषताएं बता दी हैं कि पत्थर के साथ साथ तांबा का यूज करना, ये ताम्रपाषाण कालीन की विशेषता थी मेन। इसको कैल्कोलिथिक कहा जाता था। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने लिखा हो इसके बारे में। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक बनाया गया, नियुक्त किया गया पुरातत्व विभाग का, पुरातत्व सर्वेक्षक का। बाद में पुरातत्व सर्वेक्षक को विभाग के रूप में दिया गया। 1871 में एक विभाग के रूप में घोषित कर दिया गया सरकार द्वारा। फिर लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1902 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो थी उसका पहला महानिदेशक बनाया गया जॉन मार्शल को। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से, तो ये फैक्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट था तो मैं आपको बता दिया। बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, कॉन्सेप्ट भी मैंने सिखा दिया, कॉन्सेप्ट क्या थी, किस तरह का था इनका, समाज इनका कैसा था वो भी बता दिया, किस तरह की संस्कृतियाँ थी इनका, वो सब आप एक आइडिया से आप आराम से कर सकते हैं। अगर ताम्रपाषाण काल के बारे में, उनके समाज के बारे में, उनकी संस्कृतियाँ कैसे विकसित हुई, किस तरह की थी, ग्रामीण समाज था इनका, तो ये सब सारी बातें हमने कर लिया, ठीक है। और हमें आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और कंटिन्यू आप लगे होंगे अपने जो सपने हैं, जो
आपके ड्रीम्स हैं उसको साकार करने में हमारी पूरी टीम संघर्ष IAS के पूरे जितने भी मेंबर्स हैं, जो भी टीचर हैं, चाहे मिथुन सर हैं या स्वाति मैम है या मैं हूँ या अन्य जो टेक्नीशियन लोग यहाँ पे सपोर्ट करते हैं हम लोगों का, और बहुत सारे मेंबर्स हैं जो अभी आने वाले हैं, आपको सब देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी हम धीरे धीरे अपने सारे एक एक करके जितने भी मेंबर हैं आपको मिलाएंगे, ठीक है। आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आप अपना प्यार बनाइए, तो हम आपको बेहतर चीज़ें देंगे। और थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है, ओके।